प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। इस पुस्तक के अंतर्गत हमने पिछले वीडियोस में शुरू किया पहलवान की ढोलक, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो प्यारे साथियों, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह लुट्टन सिंह पहलवान बचपन में ही अनाथ हो जाता है। अब क्योंकि शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए उसकी जो सास है, वो विधवा है, वो उसे पालती है। गांव वाले सास को परेशान करते हैं, जिसके चलते लुट्टन को अपने शरीर को बलवान बनाने की धुन सवार होती है और वह कसरत करने लगता है, पहलवानी करने लगता है और बाद में श्यामनगर के दंगल में चांद सिंह को हराकर वह अपना वर्चस्व स्थापित करता है। राजा श्याम सिंह उसे अपना दरबारी पहलवान घोषित कर देते हैं और लुट्टन को लुट्टन सिंह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। तो प्यारे साथियों, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे कि लुट्टन सिंह पहलवान अब केवल दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। राजा साहब उसे लड़ने नहीं देते, कहीं किसी दंगल में उसे उतरने नहीं दिया करते और जिसकी वजह से वह निराश होकर अपने अखाड़े में ही कसरत करता रहता और देह पर मिट्टी लगाकर उछाल भरता रहता, अपने आप को ताकतवर प्रदर्शित करता रहता था। यों ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातः काल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? इस तरह से पहलवान अपने बच्चों को समझाता रहता और ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार किया जाता है, करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। इतना सारा पहलवान अपने बच्चों को समझाया करता, लेकिन वो सब समझाया हुआ व्यर्थ गया। जैसे ही राजा श्याम सिंह की मृत्यु हुई, राजकुमार जो विदेश में पढ़ता था उसने आकर कार्यभार संभाल लिया और विदेश से पढ़े हुए लड़के को, राजा साहब को, कुश्ती जैसी कला में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उसने सबसे पहले इन बाप बेटों को राजमहल से निकाल दिया, उन्हें राज पहलवान से मुक्त कर दिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल।
कि डराने वाला है, कपाने वाला है, भयानक है। क्या भयानक है? उन लोगों का भोजन, उन पे जो खर्च किया जाता है वो पैसा। जब उन्होंने देखा हिसाब निकाल के कि ये 3 पहलवान हैं और इन पर पूरे महीने में इतना या पूरे साल में इतना खर्च किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये डरावना है, भयानक है। इतना सारा खर्च केवल इन 3 लोगों पर, जबकि इनको करना धरना कुछ नहीं होता। मैं पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। तो पहलवान के जीवन में श्यामनगर के दंगल से जो परिवर्तन आया था, राजा साहब के निधन के बाद एक बार फिर उसके जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन करने वाला क्षण आया। उसने दोबारा गांव में झोंपड़ी बना ली और गांव के बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता। गांव के किसानों और खेतीहर मजदूरों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजाकर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रहती। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। वज्रपात से तात्पर्य बिजली गिरना। अकस्मात माने अचानक। पहले अनावृष्टि, बारिश नहीं हुई। फिर अन्न की कमी, बारिश ना होने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, अन्न की कमी हो गई। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव को भूनने से तात्पर्य है मलेरिया और हैजे ने गांव के लोगों की चिताएं जलानी शुरू कर दी। उनका निधन होने लगा, मरने लगे। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। रुदन माने रोना और प्रभा माने चमक, दृष्टिगोचर माने दिखाई देती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में। सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस देते थे, तसल्ली दिया करते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। एक दूसरे को तसल्ली दिया करते, बीमारी से लड़ने की कोशिश किया करते, उत्साह बनाए रखते बीमारी से लड़ा जा सके। किसी का पति मर गया तो उसको समझाते कि उस व्यक्ति के लिए रोकर क्या लाभ है जो चला गया, अब उनको देख जो लोग जीवित हैं, अर्थात अपने बच्चों पे ध्यान दे। इस तरह से गांव में बड़े भयानक दृश्य देखने को मिलते। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। कहीं किसी की मृत्यु हो जाती, कफन दफन का इंतजाम नहीं होता तो सीधा नदी में उन लाशों को बहा दिया जाता। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, आवाज़ भी नहीं आती उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। गांव के लोग उस ढोलक को सुनकर, और गांव के कैसे लोग, अर्धमृत जो अधमरे थे, औषधि भी नहीं थी, उपचार भी नहीं था और खाने के लिए कोई सामान भी नहीं था, ऐसे प्राणी जब उस ढोलक को सुना करते
तो उस ढोलक की आवाज में चटाक चट धा की जो गूंज हुआ करती, वो हमेशा उनके हृदय में हौसला भरने का कार्य किया करती थी। उन लोगों को यह लगता था कि एक बार फिर वो दंगल में उतर गए हैं, सामने प्रतिद्वंद्वी है और उससे उन्हें टक्कर लेनी है, उसको पराजित करना है। और यह भाव लेकर के वह रात भर अपनी बीमारी से जूझते रहते, उस विभीषिका से जूझते रहते, उस सन्नाटे से जूझते रहते। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य शराइयों में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से भी वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा चटाक चटधा चटाक चटधा चटाक चटधा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, मारो बहादुर। इस तरह की आवाजें वह पहलवान किया करता। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही हम लगातार पढ़ रहे हैं पहलवान की ढोलक, और मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य प्रेमी इस प्रयास को निसंदेह सराहेंगे, क्योंकि उन्हें साहित्य की एक बहुत बेहतरीन कहानी पढ़ने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। और जो कक्षा 12वीं के छात्र हैं वे भी इस कहानी को पढ़कर इसके प्रश्न उत्तर तैयार करने में, इस कहानी को समझने में निसंदेह सफल होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यदि कहीं भी कुछ दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर, अपना प्रश्न, अपना कोई जो समस्या है उसको आप रख सकते हैं। मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आज इतना ही। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, कहीं कोई धड़कन नहीं है। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण रोगी शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। तो प्यारे साथियों, इस तरह से पहलवान की ढोलक का एक दुखांत हम यहाँ देखते हैं। पहलवान जिसने अपने जीवन में संकट देखे, माता पिता बचपन में गुजर गए, विधवा सास ने पाला पोसा, लेकिन जीवन ने उसे एक अवसर दिया, वह राज पहलवान बन बैठा। और फिर वक्त ने करवट ली और राज पहलवान से लुट्टन सिंह एक सामान्य व्यक्ति की तरह, और किस तरह अपना जीवन यापन करता है, उस जीवन यापन के दौरान कैसे बेटों को मजदूरी तक करनी पड़ती है और अंत में महामारी का शिकार होना पड़ता है। ये थी पहलवान की ढोलक, जिसमें
हमें यह पता लगता है कि कुश्ती जैसी कला वैश्वीकरण की भेंट चढ़ रही है। हालांकि ओलंपिक में कुश्ती अब धीरे धीरे अपना रंग जमा रही है, नए नए पहलवान निकल करके आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों में इस कला के प्रति अब आकर्षण ज्यादा देखने को सुनने को नहीं मिलता। प्यारे साथियों, आज इतना ही। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमें देख रहे हैं, हमें पढ़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही। आगे ऐसे ही एक और पाठ, कोई एक और कविता लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्न या जितने भी पाठ मैंने तैयार किए हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उन सब से जुड़े हुए प्रश्न मैं इस वीडियो के साथ संलग्न करूं। उनको या तो क्विज की तरह मैं तैयार करूं, या जैसे भी है मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक में डालने की कोशिश करूंगा, ताकि पाठ पढ़ने के बाद आप उन प्रश्नों के माध्यम से अपने ज्ञान की जांच कर सकें, उसका आकलन कर सकें। तो प्यारे साथियों, पुनः आपका धन्यवाद।